बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर आमना अमाद। जैसा कि आप जानते हैं, हम बाब नंबर 1 पढ़ रहे हैं, कदीम तहजीबें, मेसोपोटामिया, मिस्री, वादिय सिंध और चीन की तहजीबें। आज का सबक पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वादिय सिंध की नुमाया खसूसियात, मसलन रोज़मर्रा की ज़िंदगी, ज़राअत, तिजारत, रस्मुल ख़त, मईशत वगैरह की निशानदही कर सकें। आज हमने वादिय सिंध के लोगों का रहन सहन देखना है। वहां पे किस तरह का रहन सहन था, किस तरह का माशरा था, किस तरह उनके जो पेशे थे वो कौन कौन से थे और उनका मजहब क्या था। इस्लामी नुक्ता नजर है, कह दो कि मुल्क में चलो फिरो और देखो कि जो लोग तुमसे पहले हुए हैं इनका कैसा इंजाम हुआ है। इनमें ज्यादातर मुशरिक ही थे। सूरह रोम की आयत नंबर 42 है ये, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो हमसे पहले भी मुल्क गुजरे, जो बस्तियां गुजरे, उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह के साथ शिर्क ठहराया, वो मुशरिक थे, उन्होंने अल्लाह की अतात नहीं की, तो उनको भी जवाल हुआ और उनका इंजाम जो था वो बहुत बुरा हुआ। कबल इस पर हाई सवाल है, मिस्री तहजीब के लोगों का रहन सहन कैसा था, मिस्री माशरा जो था वो कैसा था। जो मिस्री तहजीब के लोग थे उनका जो माशरा था, जो वो क्या था, कैसा था, उनमें जो बाअसर शख्स था वो फिरौन कहलाता था। उनका जो उस वक्त जो समाजी ढांचा बनता था वो पिरामिड की एहराम की शक्ल में बनता था। सबसे ऊंचा रुतबा जो होता था वो फिरौन का होता था, और उसके बाद उसके पादरी, वुजरा और नीचे जो गुलाम, कारीगर और मुख्तलिफ किसान, जो आम आवाम थी, वो आती थी। वादिय सिंध की तहजीब की नुमाया खसूसियात। किसी भी इंसानी तहजीब का सबसे अहम अंसर जो होता है उसका मजहब होता है। मजहब में कवानीन, असूलों और जवाबित का मुकम्मल निज़ाम हर दौर में नजर आता है, क्योंकि मजहब ही किसी भी तहजीब का जो मजहब है वो ही उसको जो मुख्तलिफ असूलों जवाबित हैं उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने के बारे में बताता है, जिसकी मदद से इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगी को मुनज़्ज़म किया जाता है। आप इंडिविजुअली भी और अपनी सोसाइटी और अपनी कम्युनिटी को भी आप मुनज़्ज़म करते हैं विद द हेल्प ऑफ योर रिलीजन। जो आपका मजहब होता है उसके जो अकायद, उसके जो असूल ज़वाबित होते हैं वही आपको बताते हैं कि आपने अपनी भी जिंदगी कैसे गुजारनी है और आपने अपनी कम्युनिटी को भी किस तरह से फायदा देना है। लिहाजा माशरती निज़ाम को तरतीब देने के लिए भी मजहब की जरूरत पेश आती है, कि जो कि बाहमी मामलात के तस्फिया के बारे में बताती है। वादिय सिंध की जो तहजीब के खंडरात थे वो इसकी कदीम तहजीब की मजहबी और माशरती जिंदगी के बारे में बसीरत फराहम करता है, जिसकी तफसील जो है वो क्या है कि उनका मजहब क्या था। इनका जो मजहब था उसके बारे में अभी सही से अंदाजा नहीं लगाया गया, लेकिन वहां पे जो मोहरें मिली थी वहां पे मुख्तलिफ जानवरों की इश्काल और सरास्तिक जो निशान है, जो इलामत है, वो उस पे उन मोहरों पे नजर आया, जिसकी मदद से ये अंदाजा लगाया जाता है कि वहां पे जो मज़ाहब थे, जो मुख्तलिफ मजहब थे वो क्या थे, हिंदू मत, बुद्ध मत और इसके अलावा जैन मत थे, और वो एक से ज्यादा खुदाओं पे यकीन रखते थे, लेकिन उनका जो सही मजहब था उसका अंदाजा अभी तक नहीं लगाया गया। रस्मुल ख़त जो उस वक्त यूज होता था उसको पढ़ने की बहुत से माहिरीन ने अभी तक कोशिश की है। जो उसकी 5000 से भी जायद जो है वो उसकी तहरीरें मिली हैं, जो कि मुख्तलिफ मोहरों और बर्तनों पर सब्त थी। मुख्तलिफ जो मोहरें मिली हैं उन पे भी वो तहरीरें दर्ज थी। इसके अलावा जो वहाँ उस वक्त जो उनके खंडरात में से बर्तन मिले हैं उन पे भी वो मुख्तलिफ तहरीरें जो थी वो उस वक्त जो थी वो दर्ज थी, और इन इबारतों में कई अलामात जो थी उनका इस्तेमाल किया गया। वादिय सिंध से मिलने वाली मोहरों पर कई जानवरों की तस्वीरें भी थी, जिनमें गाय, बकरी, बैल वगैरह शामिल थे। सो उनके रस्मुल हद का सही से अंदाजा नहीं लगाया गया कि रस्मुल हद जो था वो उनका क्या था, कि क्योंकि उसमें बहुत सी इलामतें भी यूज की गई थी और बहुत सी जानवरों की इश्काल भी यूज की गई थी। ये उस वक्त के रस्मुल हद की तस्वीर हैं, जो मुख्तलिफ मोहरें मिली हैं उन पे ये दर्ज थी। मसावात पर मुबनी माशरा। किसी भी खुशहाल माशरे की तरह वादिय सिंध के माशरे में भी
दो तबकात थे। वो दो तबकात कौन से हैं? पहला तबका जो था वो उमरा और रोसा का था, जो उस वक्त के अमीर थे, पहला तबका उनका था, और जो दूसरा तबका था वो मतवस्त तबका था। लेकिन दोनों तबकों को जो वसाइल थे वो इक्वली अवेलेबल थे, उन वहां पे मुनसफाना निजाम था, और जितने भी वसाइल थे जिंदगी गुजारने के लिए वो उन दोनों को इक्वली मिलते थे। अगरचा उमरा के घर रकबे में निस्बतन बड़े और आम तकबे के घर से छोटे होते थे, ताहम इनमें नकासी, आब का निजाम, रोशनी का इंतजाम वगैरह भी यकसानियत का होता था। जो उनको नकासी, आबी नकासी, जो पानी का निजाम जो उनको मिलता था वो भी इक्वल के हिसाब से इक्वली मिलता था। उमरा को भी उतना ही जो उनका निजाम था वैसा ही था, और जो मतवस्त तबका था उनका भी जो पानी का निजाम था वैसा ही था, और वसाइल भी उनको इक्वल ही मिलते थे। लेकिन जो उमरा के घर होते थे वो मतवस्त तबके से जरा बड़े होते थे। इस तरह साफ पानी की दस्तयाबी, अनाज की तकसीम जो थी वो भी बराबर थी। वादी सिंध में अगरचा माशरती तौर पर दो तबकात पाए जाते थे, लेकिन इनमें बादशाहत और गुलामियत नहीं थी, यानी कि कोई अपने आप को बादशाह और कोई दूसरे को गुलाम जो था वो तस्वुर नहीं करता था। जितने भी लोग थे उनको इक्वली तमाम जो हकूक थे वो हासिल थे। नेज इनमें हथियारों की गैर मौजूदगी इस बात की निशानदेही करती है कि माशरा जो था वो तनाजात से पाक था, वहां पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, और वो अमन पसंद लोग थे, अमनो अमान के साथ रहने वाले लोग थे। ये उस वक्त का जो घर जैसे बनाए जाते थे उसकी पिक्चर है कि जो अमरा होते थे उनके घर जो थे वो बड़े बनते थे, और जो मतवस्त तबका होता था उनके घर जो थे वो छोटे होते थे। जानवरों की मौजूदगी, वादी सिंध से मिलने वाली जो मोहरें हैं वो इस बात की निशानदेही करती हैं कि यहाँ पे चंद पालतू और बाकी जो थे वो जंगली जानवर थे। मोहरों पे कुत्ते और बिल्ली के अक्स भी मिले हैं। इसके अलावा छोटे कोहान वाले और सींगों वाले जानवर भी मिले हैं। जो छोटे कोहान वाले जानवर होते हैं, जैसे ऊंट पे हम बना होता है, वैसे ही छोटे कोहान वाले जानवर और सींगों वाले जानवरों की भी निशानदेही हुई है, जिसमें गुमान किया जाता है कि वो ऊंट, बैंस और बैल है। लेकिन इन मोहरों से घोड़ों की मौजूदगी का अंदाजा नहीं लगाया गया। सो उस वक्त जो पालतू जानवर थे वो कौन से थे? बैल, बकरी और बिल्ली और कुत्ते की भी निशानदेही हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा जो निशानदेही हुई है वो बैल की हुई है। तो बैल जो था उस वक्त के जानवरों में ज्यादा अहमियत रखता था। ये वो मोहरे हैं जहां पे बैल की और सींग वाले जानवरों की निशानदेही हुई है। अमन पसंद माशरा, वादी सिंध के लोग नहायत अमन पसंद थे। इस तहजीब में असूले मसावात जो था उस पर अमल किया जाता था, तमाम लोगों को इक्वल हकूक मिलते थे। चूंकि वादी सिंध के लोग मैदानी इलाकों और ज़रख़ेज़ ज़मीनों के किनारे रहते थे और इनको पानी की भी कोई कमी नहीं थी, और वहां पे गंदुम और कपास जो थी वो वाफिर मिकदार में काश्त की जाती थी। सो उनको किसी किस्म की वहां पे माशी बदहाली भी नहीं थी, उनको किसी किस्म की जरूरियात जिंदगी में भी उनकी कमी नहीं आती थी। तो इस तरह से उनका माशरा जो था वो अमनो अमान वाला था, वहां पे किसी किस्म की तंगी नहीं थी, और हथियार भी वो वहां पे मौजूद नहीं थे इतने खास। सो वहां पे कोई तनाजात नहीं थे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं थे, और वो जंगी तबीयत भी नहीं रखते थे। मईशत, किसी तहजीब की माशी हालत लोगों की ज़ाहरी और म्यारी जिंदगी का तयन है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से हमें इस बात का पता चलता है कि ये लोग ज़राअत और तिजारत पर इन्हसार करते थे और काफी खुशहाल थे। इनकी ज़रूरियात जिंदगी में किसी किस्म की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि किसी भी खुशहाल तहजीब की माशी हालत का इन्हसार ज़राअत और तिजारत पे होता है। चूंकि वो ज़रख़ेज़ ज़मीन पर रहते थे, सो वहां पे ज़राअत जो थी वो बहुत अच्छी होती थी, लोग काश्तकारी बहुत अच्छी करते थे। सो उनको किसी भी किस्म की माली और तंगी नहीं थी, और ना ही वहां पे माशी बदहाली थी। ज़राअत कैसी थी वहां पे? वादी सिंध की मईशत का इन्हसार ज़राअत पर था। लोग मुख्तलिफ किस्म की दालें, गंदुम, सरसों और जौ और अलसी की काश्त करते थे, लेकिन गंदुम और जौ की आम गजाई इजनास थी, वो उनकी आम गजाई इजनास थी, वो खुराक के तौर पे इनको गंदुम और जौ को इस्तेमाल करते थे। कपड़ा बुनने के लिए सूत भी काश्त की जाती थी, जो रुई होती है, जो कपास होती है, उसकी भी काश्त की जाती थी और उसका कपड़ा बनाया जाता था।
کاشتکاری کے لیے لوگ بارش کے پانی کو جمع کر کے زیر استعمال لاتے تھے. کسان لکڑی کے ہل کی مدد سے کھیت کو بوائی کے لیے تیار کرتے تھے اور دریا میں آنے والے سیلاب کے اترنے کے بعد بیج بوتے تھے. سیلاب کا پانی مٹی کو کاشتکاری کے لیے زرخیز بناتا تھا. وادی سندھ کی زراعت میں بیل جو تھی وہ نہایت اہمیت کی حامل تھی، کیونکہ اس وقت کسی بھی اوزار کی جو ان کی مہریں ملی ہیں ان میں کسی بھی ایسے اوزار کی نشاندہی نہیں ہوئی جس کی مدد سے وہ اس وقت کاشتکاری کرتے ہوں، صرف بیل کی نشاندہی ہوئی ہے. تو اسے اس بات کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس وقت کے جو لوگ تھے وہ کاشتکاری کرتے تھے جو بیل تھے اس وقت کے جو سینگوں والے ان کی مدد سے. یہ وہ مہریں ہیں، یہ وہ علامات ہیں جن میں جو بیل ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے کاشتکاری کے لیے. اس بات کا اندازہ ان مہروں سے لگایا گیا ہے کہ اس وقت کے جو لوگ تھے وہ کاشتکاری کے لیے بیل کا استعمال کرتے تھے. وادی سندھ کے اندرونی اور بیرونی علاقوں سے تجارتی جو روابط تھے، جو ان کے تعلقات تھے وہ مختلف تہذیبوں کے ساتھ تھے. اور وادی سندھ کی جو تہذیب کے لوگ تھے وہ ان تہذیبوں سے تعلق رکھتے تھے جس میں میسوپوٹیمیا کی اور مصر کی تہذیب، اس کے علاوہ چینی تہذیب تھی جن کے ساتھ ان کے تجارتی روابط تھے. آج ہم نے کیا پڑھا؟ وادی سندھ کی تہذیب کے آثار کی دریافت سب سے پہلے 1922 میں ہوئی. وادی سندھ کی مہروں پر مختلف جانوروں اور سواستک کی علامات ہیں. سواستک کی علامت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک خدا کو نہیں مانتے تھے بلکہ بہت سے خداؤں کو مانتے تھے. ان کے مذہب جو تھے وہ بدھ مت اور ہندو مت تھے. اس کے علاوہ مختلف جانوروں کی نشاندہی ہوئی ہے جس میں سب سے زیادہ جو اہمیت کا حامل جانور تھا وہ اس وقت بیل تھا. درست جواب کا انتخاب کریں. یہ ایم سی کیوز ہیں کچھ، ان میں آپ کو جو صحیح آپشن لگتا ہے اس کو ٹک کریں. اس کے بعد مختصر سوال ہے، وادی سندھ کے رسم الخط کے حوالے سے بیان کریں. تفصیلی سوال ہے، وادی سندھ کی تہذیب کا موازنہ موجودہ دور کے طرز زندگی سے کریں. کوئی سی دو مثالوں کی مدد سے دونوں کے مابین فرق بتائیں. آپ نے وادی سندھ کا موجودہ دور کے ساتھ کرنا ہے، موازنہ کرنا ہے، کمپیریزن کرنا ہے اور کوئی بھی دو مثالیں یوز کر کے اس موازنے کو آپ نے جو ہے وہ لکھنا ہے اپنی نوٹ بک پہ. یہ آپ کا ہوم ورک ہے اور اپنے ٹیچرز کو چیک کروانا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں اگلے سبق میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.